नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत पहाड़ समाचार के साथ। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 23 सितंबर से होने जा रहे मानसून सत्र को एक दिन के लिए रखा गया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत करीब 10 विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं, जिस वजह से इस बार सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल विहीन होगी, यानी सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका भी विपक्ष के पास नहीं होगा। हालांकि सत्ता पक्ष नेताओं का कहना है कि विपक्ष को उनकी बात सदन में रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। नहीं, देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि सदन बढ़े और 3 दिन का पहले गवर्नमेंट ने कहा था, अब कम से कम 3 दिन चलना चाहिए, वैसे ज़्यादा चलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी घटनाएं इस राज्य में हो रही हैं। कोरोना में अगर आप देखें, उर्वादत्त भट्ट जी का मामला है, उनकी स्वयं मतलब मुख्यमंत्री की ओएसडी हैं और पत्नी की डेथ होने के बाद 6 घंटे तक बॉडी नहीं मिली इसी देहरादून से लगे हुए एक बड़े हॉस्पिटल में। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। जब मुख्यमंत्री के ओएसडी के परिवार के संग ऐसा हो रहा है, तो अन्य लोगों के संग क्या हो रहा होगा। साथ में महेश नेगी जी का प्रकरण है, उस महिला का प्रकरण है। उसके अलावा बेरोजगारी है। हर गांव में 50-60 लड़के ऐसे हैं जो घर आ गए हैं नौकरियां छूट के। उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, परिवारों के ऊपर संकट है, वो विषय रह गए। आपने देखा होगा, सांख्यिकी विभाग ने दिल्ली की एक लिस्ट जारी की, जिसमें जो सबसे महंगे 5 राज्य हैं उसमें उत्तराखंड भी है। दिल्ली जिसके पास सारी सुविधा है, वहाँ के लोगों के पास तमाम किस्म की सुविधाएं हैं, उत्तराखंड के पास कोई सुविधा नहीं है, और उत्तराखंड दिल्ली से भी महंगा राज्य। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। आपने देखा होगा, दूसरा, किसानों के भुगतान को लेकर हर बार सदन में कहा जाता है भुगतान कर रहे हैं, और हाईकोर्ट जाके हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद जो है वो गवर्नमेंट को जो है प्रेशर में आके किसानों का भुगतान करना पड़ा। और पिछले मैं 3 साल से देख रहा हूँ, हाईकोर्ट के डिसीजन जो हो रहे हैं उसके बाद तो सरकार कर रही है, खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं। हम चाहते हैं हाउस चले और हाउस में ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उठें और पब्लिक तक सही चीजें जाएं, क्योंकि जैसे धारचूड़ा उतना बड़ी आपदा आई, 3 महीने हो गए, 22 लोग मरे हैं, मुख्यमंत्री कल गए, मतलब 4 महीने में, वो भी सामरिक दृष्टि से आप देखें, जो प्रदेश का वो कोना है जो चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ है। अगर हम उन लोगों का विश्वास नहीं जीतते, अगर उनका विश्वास हम खोते हैं, कल को खुदा ना खास्ता अगर चाइना ने अटैक किया तो क्या वहाँ के आवाम का हमको समर्थन मिलेगा? क्या लोगों का हमको समर्थन मिलेगा? ये सोचने ही प्रश्न है। ये सारे ज्वलंत मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम उठाना चाहते हैं, और हाउस चले तो निश्चित ही प्रदेश के लिए व देश के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन एक तो कोरोना के बहाने, दूसरा जो वक्त कम किया गया है वो विपक्ष का नुकसान। देखिए, सत्र बुलाना बहुत ही आवश्यक था इस समय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, और 3 दिन का सत्र आहूत किया गया था। माननीय प्रदेश हमारे जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने 3 दिन का सत्र आहूत किया था, किंतु स्थितियां इस समय बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। हमारे बहुत सारे विधायक पॉजिटिव आए हैं, नेता प्रतिपक्ष पॉजिटिव हैं, स्वयं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी पॉजिटिव आए हैं। ऐसी परिस्थिति को कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी, माननीय रघुनाथ सिंह जी चौहान जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बैठक की गई है, और उस बैठक में तय किया गया है कि हम सारा बिजनेस 1 दिन में ही समेट लेंगे, 1 दिन में हम पूरा करेंगे, ताकि आज कोविड टेस्ट का भी यहाँ पर जो देख रहे हैं कि आप 2 दिन का यहाँ पे शिविर लगा हुआ है। सभी विधायकों को ये निर्देशित किया गया है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा कि सब अपना अपना टेस्ट करवाएं और तभी विधानसभा में प्रवेश करेंगे, और कहीं कहीं वर्चुअल भी हो सकता है। इसलिए विधानसभा के जो काम हैं, जो विधानसभा में होने चाहिए थे, कुछ हमारे बिल हैं और कुछ प्रतिपक्ष का जो उनका अपना एक संबोधन होगा या उनका जो भी उनकी कार्रवाई होगी, उसके लिए भी पूरा समय। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झांझरा के सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया, जहां उनके साथ वन मंत्री हरक सिंह, क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम ने सिटी फॉरेस्ट में पारिजात वृक्ष का रोपण भी किया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस फॉरेस्ट के तर्ज पर देहरादून में लक्ष्मीवाला पार्क को भी विकसित किया जा रहा है। केंद्र बनेगा, जो लोग उत्तराखंड में आएंगे, जिस ढंग से इसको डिजाइन किया गया है, एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक है, और जो कुछ भी इसको बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री है, वो भी सब वनों से संबंधित है। और एक तरह से उत्तराखंड में जो भी प्रमुख जीव जंतु हैं, चाहे पशु हों, पक्षी हों,
तितलियां हों, उन सब को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक सफल प्रयास यहाँ पर वन विभाग के द्वारा ये किया गया है और जिन्होंने डिजाइन किया है इसको बहुत ही तारीफ़ काबिल है। अन्य शहरों में भी इस तरीके की रहेगी? देखिए, आज ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है और अभी देहरादून में ही जैसे जू बना है मालसी में, ऐसे ही एक पार्क दोई वाला जो हमारा लच्छी वाला जो स्पॉट है उसमें भी विकसित किया जा रहा है। वो भी एक अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होगा। इसी तरह से जो भी हमारे प्रमुख शहर हैं, हमारी कोशिश होगी सब जगह इस तरह के पार्क बने जिसमें बच्चे, जवान और जो बुजुर्ग हैं हमारे सभी उसमें जाकर के घूम सके और उसका आनंद ले सके। सीएम साहब, विधानसभा संसद में कृषि बिल पारित होने के बाद सभी विपक्षी पार्टियां इसका जमकर विरोध कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये कृषि बिल किसानों की बर्बादी और अनदेखी का प्लान है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से इस किसान विरोधी विधेयक पर जल्द से जल्द संशोधन करने की मांग की है। उत्तराखंड का किसान है, उत्तराखंड का किसान चाहे वो भगवानी खाल से आता हो, मसूरी से आता हो, ढरोटी से आता हो, शिमला और ये जितने हमारी ये वाली बेल्ट है जहाँ पे आलू की बहुत अच्छी खेती है, अदरक की बहुत अच्छी खेती है, हरा धनिया होता है, हरी मिर्च होती है, अरबी होती है, गोभी होती है। अब जो ये मंडी की व्यवस्था खत्म की जा रही है, तो क्या वो किसान जो 5-5, 10-10 नग गाड़ी में लाद करके मंडी भेजते थे और अब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो क्या वो जो छोटे किसान हैं, सीमांत और लघु जो किसान हैं हमारे, क्या वो ऐसा हो सकता है कि अपनी उपज को कहीं खुद ट्रक ले जा करके भेज सके? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं आ पाते। वो तो क्या करते हैं, गाड़ियों में माल लोड किया और मंडी भेज दिया और मंडी में एक आदमी उनका। कृमि दिवस पर नई टिहरी में आशा कार्यकर्त्रियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी देते हुए सीएमओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार के नए आदेशों के अनुसार उनको घर घर जाकर बच्चों को कृमि की दवाई देनी होगी, जिसके लिए उनको मात्र 200 रुपये दिए जाएंगे। इस पर कार्यकर्त्रियों ने कहा कि इस महंगाई के दौर में इतने पैसों में वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगी। पहले भी इस विषय में हमारी वार्ता हो चुकी है, तो हमने इनको समझाया है, लेटर भी दिया है कि इस समय जो है एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है, वैश्विक महामारी है, सबका कार्य करना अति आवश्यक है और जो कार्य हमारे पहले से हैं उनके अलावा भी हमें कोविड को संभालना है। तो ये समझाया गया है उनको कि इस समय कार्य बहिष्कार करने की आवश्यकता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए इस समय। इसके अलावा वो उनकी समझ है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते। मैम, आशा कार्यकर्तियों ने भी आशा कार्यकर्ती कृमि की दवाई स्कूलों तक पहुंचाती थी। वो काम हमारा एक ही दिन में हो जाता था, उसका हमें खाली 100 रुपये मिलता था। तो एक दिन काम होता था तो 100 रुपये के लालच में आशा कार्यकर्ती उस काम को कर लेती थी। अब घर घर जाके आशा कार्यकर्ती अगर दवाई खिलाएगी तो उसे 200 रुपये मिलेगा। तो कम से कम एक आशा कार्यकर्ती को हफ्ता या 10 दिन तो लग ही जाएगा ये काम करने में। खाली उसे 200 रुपये मिलेगा तो एक दिन का लगभग वो 28 रुपये पड़ रहा है हमारा, जो कि एक टाइम का भोजन भी नहीं उठ पाएगा हमारे लिए। मसूरी की मजदूर बस्ती को एक योजना के तहत 10 सितंबर को खाली करवा कर उनके मकानों को गिरा दिया गया था, जिसके बाद आजकल हर पार्टी वहां जाकर राजनीति कर रही। आम आदमी पार्टी ने भी बिना शासन की स्वीकृति के विरोध प्रदर्शन किया, जिसे बीच में पुलिस द्वारा रोके जाने पर हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस आंदोलन की शुरुआत आज से हो गई है और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो इसी तरह सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे। पहले ही बता चुका हूँ, शिफन कोर्ट की जो कार्रवाई की गई है वो प्रशासन द्वारा की गई है। नगर पालिका ने मानवता के नाते 30 से 35 परिवार वहाँ पे सेटल कर चुके हैं और जहाँ जहाँ नगर पालिका को जगह मिल रही है वो उनकी टेम्परेरी व्यवस्था कर रही है। जहाँ तक इनकी विस्थापन की बात है, हम प्रशासन को जमीन देने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी हमारी बोर्ड बैठक का आयोजन होगा और इसमें हम बोर्ड में जो भी जमीन हम पे उपलब्ध होगी वो हम शासन प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। तो हमारी पूरी संवेदना, हमारी पूरी मानवता के नाते हम शिफन कोर्ट के वासियों के साथ खड़े हैं और जो भी उनकी दिक्कतें हैं उनको हम
समझ रहे हैं, वो लोग हवा घर में रह रहे हैं या फिर खुले उसमें रह रहे हैं, हम सब चीज से वाकिफ है। और जैसी जैसी पालिका पे व्यवस्था हो रही है उन लोगों को विस्थापन किया जा रहा है। शिफन कोर्ट पर जो राजनीति देखिए, बिल्कुल एक राजनीति का अड्डा बन चुका है। हर राजनीतिक पार्टी एक उसमें राजनीति कर रही है। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि गरीबों पे राजनीति ना करें, उनके साथ खड़े रहें और उनको जो आवाज दिलाने में मदद करें। आपने अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी, इसमें पेट्रोल पंप की तरह का भी है, शगुन पैलेट था एक जगह और भी है। बिल्कुल, अतिक्रमण के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ रखी है और जो बड़े बड़े अतिक्रमणकारी हैं उन पे हमें ज़्यादा निगाह है और उसको देखते हुए व्हाइट हाउस पे मुकदमा दर्ज हो चुका है और बहुत ही जल्दी आप हफ्ते से 10 दिन में देखेंगे कि उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होने जा रही है। एक हफ्ते के अंदर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। बिल्कुल, सारी जांच लगभग पूरी जांच पूरी हो चुकी है और बहुत जल्दी एफआईआर दर्ज होगी और पेट्रोल पंप का संचालन नगर पालिका पे आएगा। देहरादून के विकास नगर पचवादून क्षेत्र में राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया, जिसमें विधायक मुन्ना चौहान ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने कहा कि ये पोषण रथ विकास नगर के हर गांव में घुमाया जाएगा और लोगों को कुपोषण के बारे में जागरूक किया जाएगा। विशेष तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनको कुपोषण के बारे में जानकारी दी जाएगी। देखिए, ये राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना है। माननीय मोदी जी ने इसको महिला दिवस 8 मार्च 2018 को शुरू किया था राजस्थान से और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये जो महीना है सितंबर, इसको हम लोग राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, जिसमें हर ब्लॉक में एक रथ चलेगा जो कि जगह जगह पूरे ब्लॉक में घूमेगा और लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करेगा। विशेषकर जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या जो ऐसी महिलाएं जो स्तनपान करवा रही है या जो शिशु है, कि उनके अंदर जो पोषण की कमी ना रहे, क्योंकि अगर हमारे बच्चे, हमारी माताएं स्वस्थ रहेगी तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और इस मिशन को जो 2022 तक ये है हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान यहां की पुलिस द्वारा कोरोना नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ 3 लाख से जुर्माना वसूला गया, जिसमें इन लोगों से पुलिस ने 15 करोड़ का जुर्माना भी वसूल किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार अपराध एवं कानून व्यवस्था ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन में प्रदेश में अभी तक कई लोगों से जुर्माना वसूला गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी अगर किसी के द्वारा नियमों को ताक पर रखा गया तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। में अभी तक 49,652 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। मास्क में पहनने पे 3,03,448 पर कार्रवाई हुई। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में कुल 212 लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ और धाराओं को मिलाकर अभी तक कुल 4,22,543 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई हुई। सर, पुलिसकर्मी कितने संख्या और इसमें से 4,779 लोगों की एफआईआर हुई है और अभी तक कुल संयोजन शुल्क जो है 15 करोड़ 52 लाख रुपये वसूला गया। अगर हम पुलिसकर्मियों की बात करें तो अभी तक 1121 पुलिसकर्मी जो है संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 765 लोग ठीक हो चुके हैं और 623 लोग हमारे जो है ड्यूटी पे वापस भी आ चुके हैं। आपको पता ही है कि हमारे 2 पुलिसकर्मी जो है इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। काफ़ी हमारे अधिकारी भी आपको पता ही है, 3 एसएसपी रैंक के अधिकारी और 2 सारे एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी भी संक्रमित हुए हैं, थाना अध्यक्ष भी संक्रमित हुए हैं। यद्यपि हम लोगों ने अपनी ओर से बेस्ट प्रिकॉशन देने को उनको बोला है और हमारे प्रयास है कि पुलिस में संक्रमण और कम हो। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उनके कार्यालय के 3 कर्मियों की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें समीक्षा अधिकारी, एपीएस और स्टाफ गाड़ी का चालक है। इसके अलावा एक चालक सचिवालय से भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद एहतियातन 23 सितंबर को होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में ये लोग नहीं मौजूद होंगे। खानपुर के पूरनपुर गांव में विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया था, जिसका निरीक्षण करने के लिए विकास खंड अधिकारी और जेई गांव पहुंचे। आंगनबाड़ी केंद्र की जांच के बाद विकास खंड अधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है वो
तो लगभग सही है, लेकिन जो सीमेंट, रेत और बजरी का इस्तेमाल किया गया है उसमें मिलावट करते समय ध्यान नहीं रखा गया, जिससे उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ गया है। वहीं कुछ सामग्री घटिया किस्म की है, जिसके चलते ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली हमारे कर्मचारी हैं राजगुरु दत्त, जो एलियो एथल है, एथल में पोस्टेड है, लेकिन उनकी 2 दिन के लिए यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी और उनको हल्का सा फीवर था, तो हमने सोचा उसका चेकअप करा लिया जाए। तो चेकअप कराया तो उसमें कोरोना पॉजिटिव निकले और ये बड़ी दुख की बात है और इस चक्कर में पूरा हॉस्पिटल को सील करना पड़ रहा है। 3 दिन तक ये अस्पताल बंद रहेगा और सैनिटाइजेशन किया जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार ने मार्च 2020 में राशन कार्ड बनाने वाले सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गरीब लोगों को मुफ्त राशन या सस्ते राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण उन्होंने सरकार से राशन कार्ड सॉफ्टवेयर को वापस खोलने की मांग की है, जिससे गरीब परिवारों को इस कठिन समय में सस्ता राशन उपलब्ध हो सके। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ख्यातियों से विख्यात मंदिर इस विकास के दौर में खुद ही विकास का दंश झेल रहे हैं। ये तस्वीरें चमोली के विकासखंड नागनाथ पोखरी क्षेत्र की है, जिसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। पौराणिक ग्रंथों में इस क्षेत्र का वर्णन करते हुए यहाँ की महिमा बताई गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 20 सालों में इन जीर्ण शीर्ण मंदिरों की सुध आज तक किसी ने नहीं ली, जिसके चलते अब इन मंदिरों में आवाजाही बिल्कुल थम सी गई है। अब न जाने कब इस मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। नागनाथ पोखरी का जो प्राचीन मंदिर है, जिसका वर्णन ग्रंथों में भी किया गया है, केदारखंड में हो, स्कंद पुराण में हो, तमाम ग्रंथों में नागनाथ मंदिर का जो पौराणिक मंदिर है उसका वर्णन तमाम ग्रंथों में किया गया है। ग्रंथों के अनुसार और पौराणिक मान्यताओं में नागनाथ मंदिर का एक बड़ा उल्लेख मिलता है कि जब भगवान शंकर और माँ पार्वती का यहाँ पे मिलन हो रहा था, तब एक नैना यहाँ पे भगवान शंकर और माँ पार्वती के का मिलन होने नहीं देती है, जिससे भगवान शंकर नाराज होकर एक नागों का रूप धारण कर दिया है। जिसके बाद ये क्षेत्र नागनाथ पोखरी के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन जहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु का मंदिर है, जिस मंदिर की जीर्ण शीर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन जहां सरकारें पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के हवाई दावे कर रही हैं, लेकिन आज तक जहां इस क्षेत्र में कई विधायक और कई जनप्रतिनिधि, कई कैबिनेट मिनिस्टरों ने यहां से हुए हैं, लेकिन इन मंदिरों की सुध लेने वाला आज तक कोई नहीं निकला है। अब देखने वाला विषय ये है कि अब इन मंदिरों की सुध कब तक कोई जनप्रतिनिधि ले पाए और इन मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाए। मैं नीरज कंधारी, प्राइम टीवी के लिए चमोली पोखरी से। देहरादून में SAHAS की संस्थापक आकांक्षा जोशी, IIFM के सदस्य और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मनसदवाला गांव में नदी के किनारे वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गायक प्रियंका नेगी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस कार्यक्रम में बांस और जामुन के पेड़ लगाए गए, जिसमें संस्थान के मेंबर, ग्राम प्रधान और वन विभाग के सदस्यों ने भाग लिया।